Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have a practice question on master budgeting. For this purpose, I have selected a numerical problem from Managerial Accounting by Garrison Noreen 15th edition. Problem number 827. इससे पहले हम लोगों ने मास्टर बजट बनाना सीखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का। इस क्वेश्चन के जरिए से हम लोग मास्टर बजट प्रिपेयर करना सीखेंगे एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हमें चीजें मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ती हैं। तो उसके लिए कौन कौन से बजट स्केड्यूल्स बनाए जाते हैं ये हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी बजटेड बैलेंस शीट और बजटेड इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग यहाँ पे MS एक्सेल का यूज करेंगे और एक इंटरेक्टिव शीट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसको यूज करके हम लोग एक बजट मॉडल या सेंसिटिविटी एनालिसिस को कर सकते हैं, और व्हाट इफ एनालिसिस के साथ जो भी हमारी असम्पशंस चेंजेस आती हैं उसको चेंज करके हम लोग एक नया बजट जो है वो किस तरीके से बन जाता होता है। ये हम लोग जो है वो पॉसिबल उसी वक्त हो सकता है जब हम लोग ये सारा काम MS एक्सेल में करें। तो मैं आप लोगों को MS एक्सेल में किस तरीके से ये सारा काम करेंगे और उसके फॉर्मेट्स क्या होंगे और किस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे, ये मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वर्किंग की थी। आज हम लोग जो है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ स्केड्यूल्स बनाना सीखेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ जो है वो अपना जो क्वेश्चन जो है वो शेयर करता हूँ, प्रॉब्लम जो है वो शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हियर इज द प्रॉब्लम। दिस इज प्रॉब्लम 827, कंप्लीटिंग अ मास्टर बजट। हम लोग इसमें एक मास्टर बजट को कंप्लीट बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्केड्यूल जो है वो हम बनाते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द ऑपरेशंस ऑफ शिलो कंपनी, अ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है कंज्यूमर गुड्स के, ये उनका डाटा है। और उन्होंने ये यहाँ पे हमें दिया है जी, करंट एसेट्स उनके इतने हैं, कैश, अकाउंटेबल, इन्वेंट्री, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट उनके उसके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो ये हैं, अकाउंट्स पेबल, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मीन ये ओपनिंग बैलेंस शीट का जो डाटा है वो हमें यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस मार्जिन 25% ऑफ सेल्स है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की कोशिश करेंगे, और एक्चुअल उनकी सेल्स दे दी गई हैं, ये उन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मार्च की एक्चुअल सेल्स इतनी है और बजटेड सेल्स में अप्रैल की हैं, मई की, जून की, जुलाई की, उन्होंने ये बजटेड सेल्स दे दी हैं। और उन्होंने ये हमें रिक्वायर किया जी कि आप लोग डिफरेंट स्केड्यूल्स बनाएं बाय यूजिंग दिस डेटा। तो सबसे पहले हम लोग ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है, इसके बाद भी CDEFG एंड H पॉइंट तक जितने भी इंफॉर्मेशन है हम बारी बारी उसको देखते जाते हैं। तो उसके साथ हम लोग इसकी एक बेसिक डाटा की या अजम्पशंस की एक शीट बना लेते हैं अपने एक्सेल के अंदर, बिकॉज वी विल यूज MS एक्सेल फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। और हम लोग एक इंटरेक्टिव शीट जो है वो इसको बनाएंगे, जिसको यूज करके हम लोग जो है वो अपनी फिगर्स को चेंज करके या अपनी सेल्स को चेंज करके किस तरीके से अपनी जो है वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपने सोल्यूशन की शीट जो है वो शेयर करता हूं, जो मैंने प्रिपेयर की है, और उसमें आप लोगों को जो बेसिक डाटा मैंने एंटर किया हुआ है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले करंट एसेट्स एज ऑफ March 31, ये जो हमें पहला टेबल दिया गया है करंट एसेट्स का, और फिर फिक्स्ड एसेट्स का, और फिर उसके बाद लायबिलिटीज और इक्विटी का, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में से जो हमें डाटा दिया गया है वो उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे क्या कर ली है, कॉपी कर ली है। मीन उसको मैंने यहाँ पे उनकी हेडिंग्स लिख ली है और आगे मैंने उनका वो वाला डाटा जो है वो टाइप कर लिया है, यहाँ पे मैंने इसको मैनुअली एंटर कर लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है, दैट इज ग्रॉस मार्जिन इज 25% ऑफ सेल। हम कहते हैं जी सेल्स का 25% जो है वो उनका प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो बाकी जो फिर परसेंटेज होगी वो उनकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। तो आप इस तरह से समझ लें कि ये एक रिवर्स है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जी सेल्स हैं, सेल्स के बाद हम ये लिखते हैं माइनस CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस CGS लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इज इक्वल टू आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप हम ये कहते हैं जी ये 100 है और ये वाली जो है ये 25 है, तो ऑटोमेटिकली ये फिर क्या आएगी, जब हम रिवर्स चलेंगे तो ये आ जाएगी फिगर, तो ये बराबर हो जाएगी हमारी 100
-25 करेंगे तो ये 75 आ जाएगी। तो अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 100% माइनस ये वाली जो मैंने 25% मुझे मार्जिन दिया गया है, ये इसको मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 75%। ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की क्या आ जाएगी, एक परसेंटेज मैं कैलकुलेट करके अपने बेसिक अजम्पशन की शीट के ऊपर लिख लूंगा कि मेरी जितनी भी सेल्स है उसका 75% उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और 25% उसका क्या है, मार्जिन बनता है। फिर इसके बाद हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं दोबारा से कि हमें सेल्स दे दी गई थी और उन सेल्स में से रेशियो भी बता दिए गए थे कि 60% कैश है और 40% क्रेडिट में है और क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ द सेल्स। जो भी क्रेडिट सेल्स हैं जो 40% हैं वो हमें जिस महीने की सेल है उससे अगले महीने में हमें जो है वो रिसीव होंगी। ये भी हमारे पास फैक्ट जो है वो हमें गिवन है, तो ये हम लोग फैक्ट जो है वो हम नोट कर लेते हैं। द अकाउंट रिसीवेबल एट March 31 आर रिजल्ट ऑफ मार्च क्रेडिट सेल्स। और जो अकाउंट रिसीवेबल है 31 को, यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहे हैं आपको 20,000 के, ये बेसिकली क्या है, ये वो अकाउंट रिसीवेबल हैं जो कि हमारी मार्च की सेल्स के नतीजे में हमें मिले हैं या हमारे बने हैं। तो इस फैक्ट को भी हम अपनी डाटा शीट के अंदर एंटर कर लेते हैं। मैं आपके साथ शीट शेयर करता हूं। लेकिन हमने कहा जी एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स हैं, मार्च की सेल्स हमें 50,000 दी गई हैं, अप्रैल की 60,000, मई की 72,000, जून की 90,000 एंड जुलाई की 48,000। तो ये तमाम फिगर्स को मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे टाइप कर लिया है, मैंने मैन्युअली एंटर कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने कैश सेल्स की उन्होंने परसेंटेज हमें दे दी है जी, 60% ऑफ द सेल्स इज कैश सेल एंड 40% आर द क्रेडिट सेल्स एंड 40% जो क्रेडिट है वो हमें नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मीन मार्च की सेल्स का 40% अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल की सेल का 40% हमें मई में मिलेगा, मई की सेल का 40% हमें जून में मिलेगा और जून की सेल का 40% हमारा जुलाई में मिलेगा और इसी तरीके से जुलाई की सेल का 40% हमें अगस्त में मिलेगा। ये बेसिकली इसकी तरतीब है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि वो क्या है। इसके बाद उन्होंने हमें कहा जी ईच मंथ एंडिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 80%। अब चूंकि यहाँ पे चीजें आनी हैं और चीजें हमने फिनिश गुड्स ही हैं, सिर्फ जो हमने चीजें खरीदनी है बेचने के लिए, उसका जो कॉस्ट, उसकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो बराबर होगी 80% ऑफ द फॉलोइंग मंथ बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो अगले महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा उसका 80% हमारी जो होगी वो एंडिंग इन्वेंट्री होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। हम अपनी शीट पे जाते हैं तो हमने कहा जी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री इज 80% ऑफ द बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी बजटेड, उसका 80% जो है वो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं कि वो अगले पॉइंट में हमें क्या बताया गया है। ईच मंथ एंडिंग इन्वेंट्री के बाद 1/2 ऑफ द मंथ्स इन्वेंट्री परचेजेस, जो हम लोग इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं महीने में, उसका हाफ जो है वो उसी महीने में हम पे कर देंगे और नेक्स्ट हाफ जो है वो अदर हाफ जो है हम अगले महीने में पे करेंगे। तो ये बेसिकली उसने पेमेंट पॉलिसी हमें बता दी है। और अकाउंट्स पेएबल एट March 31 आर द रिजल्ट ऑफ मार्च परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री। और यहाँ पे जो हमें बिगिनिंग बैलेंस शीट के अंदर जो अकाउंट्स पेएबल नजर आ रहे हैं 21,750, ये जो बेसिकली हैं ये बेसिकली अकाउंट्स पेएबल हैं जो हमने परचेजेस मार्च में की थी। ये उसके जो 50% जो पेएबल है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस फैक्ट को भी हम लोग जो है वो यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को करते हुए। तो मैं अब इस पॉइंट को भी अपनी शीट में एंटर कर लेता हूं अजम्पशंस के अंदर। तो हम देखें जी कि यहाँ पे हमने कहा जी परचेजेस आर पेड 50% इन द मंथ ऑफ परचेज एंड 50% इन फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेज। मीन 50% उसी महीने में पे कर देते हैं और 50% हम उससे अगले महीने में पे करते हैं। ये भी फैक्ट हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट डेटा दिया गया है। मंथली एक्सपेंसेस आर फॉलोज, 12% ऑफ सेल्स कमीशन है, रेंट 2500 पर मंथ है, अदर एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है वो 6% ऑफ सेल्स हैं। और assume that these expenses are paid monthly, और ये expenses monthly पे होते हैं। और डेप्रिसिएशन जो है वो हमें अलहदा से दे दी गई है, दैट इज 900 पर मंथ।
और इसमें वो वाली भी डेप्रिसिएशन शामिल है जो कि नए एसेट हमने खरीदे हैं अप्रैल के अंदर, क्योंकि अप्रैल में जो एसेट खरीदा होगा उसका अप्रैल, मई और जून 3 महीने की डेप्रिसिएशन पड़ेगी। तो ऑलरेडी इसके अंदर उन्होंने शामिल करके हमें बता दी है कि जो हमने अप्रैल में 1500 का एसेट खरीदना है उसके लिए जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो भी इसी 900 के अंदर ऑलरेडी शामिल है। उन्होंने सिंपलिसिटी के लिए हमें ये सिंपल फिगर दे दी है। अब इन फैक्ट्स को भी हम लोग अपनी शीट के अंदर जो है वो एंटर कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। कमीशन है जी 12% ऑफ सेल्स, रेंट है जी 2500 पर मंथ, अदर एक्सपेंसेस है 6% ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव ऑफ न्यू इक्विपमेंट वो भी 900 पर मंथ है। इक्विपमेंट परचेज इन अप्रैल जो है वो 1500 है। अब इसके बाद ये फैक्ट हम लोगों ने पॉइंट जो है वो जी का यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें जो है वो जी तक हमने नोट कर लिए। एज के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है? एज में जी मैनेजमेंट वुड लाइक टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 4000। वो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की ये पॉलिसी है वो कम से कम 4000 का कैश बैलेंस अपने पास एंड ऑफ द मंथ ईच मंथ रखेंगे। अगर उनके पास डेफिशिएंसी होगी तो फिर वो क्या करेंगे, वो लोकल बैंक से उधार ले सकते हैं, बारो कर सकते हैं। अब उनको जो बोरिंग होंगी वो 1000 की लॉट्स में मिलेगी, 1000 के पैकेट्स में मिलेगी। मीन 1000 से कम नहीं होगी, मीन 1200 नहीं हो सकती, 1500 नहीं हो सकती, 500 नहीं हो सकती, 3500 नहीं हो सकती। अगर होगी तो 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000, मीन मल्टीपल्स ऑफ 1000 में आपको बारो करना पड़ेगा। ये उनकी पॉलिसी है बैंक की। और मैक्सिमम जो बोरिंग हो सकती है उनकी वो 20,000 की हो सकती है, मीन 20,000 से ज्यादा वो बारो भी नहीं कर सकते हैं। ये उनकी बेसिकली बोरिंग पॉलिसी है। इंटरेस्ट रेट क्या है? 1% पर मंथ है। पर मंथ उनको 1% जो है वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो सिंपलिसिटी के लिए कहता है जी कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड नहीं होगा, मीन सिंपल इंटरेस्ट होगा। हम इसको कंपाउंड वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। द कंपनी वुड एज फॉर एज इट इज एबल रीपे द लोन प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। जो भी कंपनी के पास अगर पैसे होंगे तो हर क्वार्टर के एंड के ऊपर वो देखेगी उसके पास कितने पैसे हैं, तो वो उसके हिसाब से अपना प्रिंसिपल लोन भी पे कर देगी, प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो भी उसके ऊपर अदायगी कर देगी। अब इस पॉइंट को भी हम लोग अपनी फैक्ट शीट के अंदर, ये जो हमारी अजम्पशंस की शीट है उसके अंदर पुट कर लेते हैं। हम ये कहते हैं जी मिनिमम कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ 4000 होना चाहिए। जो उनकी लॉट ऑफ बोरोइंग्स हैं वो 1000 है और मैक्सिमम लिमिट 20,000 की है। और इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर उनको पे करना है, दैट इज 1%। सो ऑल दिस डाटा ऑफ द क्वेश्चन has been entered in a basic data या basic assumption sheet जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है, और मैंने इनको उसके अंदर जो है वो सारा उस डाटा को एंटर कर लिया है, नोट कर लिया है। होप्स हो कि आप लोग जब इस तमाम स्टेप को समझ के होंगे और आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से अब एंटर कर सकते हैं। जब हम लोग तमाम डेटा जो क्वेश्चन का है उसको हमने अजम्पशन की शीट में जब एंटर कर लिया, तो उसके बाद हम लोग अब पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में पहली रिक्वायरमेंट क्या है। एज पर रिक्वायरमेंट फर्स्ट इज कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस। तो हमने सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस जो हैं वो बनानी है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो इस फॉर्मेट को उसी तरीके से यूज करेंगे और हम ये देखते हैं कि हम एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस किस तरीके से बनाते हैं। मैं उसी शीट पे जाता हूं और यहाँ पे मैंने उसका एक फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले कंपनी का नाम है, फिर उसके बाद जो भी मैं स्केड्यूल बना रहा हूँ उसका नाम है, और वो जो उसका कवरिंग पीरियड है मैंने उसको लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके 3 क्वार्टर जो है वो मंथ्स लिख लिए और आगे उसका टोटल क्वार्टर का लिख लिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कैश सेल्स का 60% जो है वो हमें जो है वो सेल्स का 60% हमारी कैश है और ज़ाहिर है कैश हमें उसी महीने में मिल जाएंगी। तो अप्रैल का 60% अप्रैल में मिल जाएंगी, मई का 60% मई में मिल जाएंगी, जून का 60% जून में मिल जाएंगी, और इन सब का टोटल करूंगा तो क्वार्टरली फिगर आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट मैंने कैसे किया है, मैं इक्वल टू का साइन दबाता हूं, मैं अपने बेसिक डाटा की शीट पे चला जाता हूं और मैं अप्रैल की सेल्स का जो 60,000 की सेल्स थी जो मैंने यहाँ पे एंटर की हुई है इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन दबाता हूं। मल्टीप्लाई के बाद मैंने इसको 60% कैश सेल्स की ये फिगर दी हुई है, इसको मैंने सिलेक्ट किया
और जब मैंने इसके ऊपर कर्सर किया और मैंने इसको F4 दबा दिया, F4 मैं इसलिए दबा रहा हूं कि मैं इस सेल को फिक्स कर रहा हूं। जब मैं इसको फिक्स करूंगा और फिर मैं इस सेल को, इस रेफरेंस को या इस फॉर्मूला को आगे कॉपी करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास जो है वो सारी कॉपी हो जाएंगी। अब जरा गौर करें कि इस सेल में मैंने बेसिक डाटा का D13 का रेफरेंस दिया था और मल्टीप्लाई किया था इसको C14 के साथ, और यहां पे जब मैं लेके गया हूं तो ये E13 हो गया है, लेकिन ये C14 रहा है। मीन जो फिक्स करने का फायदा ये होता है कि जब मैं उस एक सेल को बार बार मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, रिपीट करना चाह रहा हूं, तो फिर मुझे उसको फिक्स कर देना चाहिए। लेकिन मैं बाकी सेल्स को उसी तरीके से रो में क्या करना चाह रहा हूं, आगे मूव कराना चाह रहा हूं, तो फिर मैं इस तरीके से उसको वही सेम रहने दूंगा और बाकी जिसको मैंने फिक्स करना है, मीन मैं इस फिगर को सेम रखना चाह रहा हूं तो मैंने इसको फिक्स कर दिया है और मैंने इसको क्या कर दिया है, जो है वो डॉलर साइन रो के पहले भी और डॉलर साइन जो है वो कॉलम से पहले भी मैं लगा के इसको क्या कर सकता हूं, इस सेल को फिक्स कर सकता हूं, इसके रेफरेंस को फिक्स कर सकता हूं। तो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया और मैंने जब इसको कॉपी किया तो आगे चला गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा कैश कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल 40%, जो भी अप्रैल की सेल होगी उसका 40% हमें मई में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक दफा इनकी तमाम कैलकुलेशंस को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अप्रैल में मिलना है पिछले महीने की। तो ये बेसिकली क्या है कि जो मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल थे मेरे बिगिनिंग बैलेंस के अंदर, वो बेसिकली मार्च की सेल का 40% था, तो इसलिए वो मार्च की क्रेडिट सेल्स थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू और बेसिक डाटा पे चला जाता हूं और यहाँ पे मुझे यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 20,000 की, ये वाली फिगर का। अदरवाइज जब मैं 50,000 का 40% कैलकुलेट करूंगा तो वो भी 20,000 आएगा। तो इसलिए ये सेम फिगर है, इसलिए मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैं इसी वाली चीज को यहाँ पे इक्वल टू करता हूं और मैं ये कहता हूं, या यहाँ पे भी मैं अगर फॉर्मूला लगा लेता हूं, सपोज ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा से लगाता हूं। अब देखें जी, इज इक्वल टू मैं ये कहता हूं जी कि पिछले महीने की सेल्स का कितने परसेंट, 40%। कब मिलेगा मुझे, अप्रैल में। तो ये अप्रैल की सेल है 40% और ये 40% वाला जो सेल है मैं इसको फिक्स कर दूंगा और इसके नतीजे में फिर भी मेरे पास 20,000 आया। तो मैं अगर उसको ओपनिंग बैलेंस शीट से लिखता हूं तभी भी 20,000 है, और अगर मैं सेल की फिगर का 40% लेता हूं तो तभी भी 20,000 है। अब मैं चूंकि मैंने सेल को फिक्स कर दिया एक को, जिसको मैंने रिपीट करना है बार बार, तो जब मैंने इसको आगे कॉपी किया तो ऑटोमेटिकली देखें तो उसने D13, अब D13 में क्या है, D13 में है, ये D है और ये 13 है, 60,000 अप्रैल की सेल थी। अप्रैल की सेल का 40% मुझे मई में मिलेगा। तो ये मैंने सेल्स कलेक्शन में मई के अंदर अप्रैल की सेल का 40% लिख दिया। इसी तरीके से जून में भी आएगा और इसी तरीके से टोटल में जब कर लूंगा, इन सब रोज का मैं टोटल कर लूंगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से इनका आ जाएगा। और जब मैं इन सब कॉलम्स को अलग-अलग से टोटल कर लूंगा इसी तरीके से सबका, तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो ये कैश कलेक्शंस इन अप्रैल, मई, जून एंड क्वार्टर आ जाएंगी। ये है मेरी बेसिकली कैश कलेक्शंस, टोटल कैश कलेक्शन ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर आप कह लें, या क्वार्टर एंडेड ऑन 30th जून। अब हम ये कहते हैं जी जून जब ये खत्म हुआ तो इस डेट को कितने अकाउंट रिसीवेबल थे। तो इस अकाउंट रिसीवेबल कैसे आएंगे, ये बेसिकली क्या है, ये जो हमारे पास जून की सेल थी उसका 40% हमारा क्या होगा, हमें अगले महीने में मिलेगा जुलाई में। तो ये उसके अकाउंट रिसीवेबल हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन करता हूं और मैं देखता हूं जून की सेल है 90,000 मल्टीप्लाई बाय मैं इसका 40% करता हूं तो ये मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा 36,000। तो ये वाली फिगर आ गई मेरे पास एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल की। ये मैं फिगर यूज करूंगा अपनी बैलेंस शीट बनाते हुए वहां पे अकाउंट रिसीवेबल लिखने के लिए, जैसे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल लिखे हुए थे। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, अपनी क्लोजिंग जो है वो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ जून। जून के महीने में मैं इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके जी, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्केड्यूल बनाते हैं, देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग, मर्चेंडाइज परचेज बजट बनाना है हमने, और एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स फॉर परचेजेस बनाना है। ये दो चीजें हमने कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं अपने नेक्स्ट स्केड्यूल के ऊपर। यहाँ पे हमने ये कहा जी कि परचेजेस एंड पेमेंट्स फॉर परचेजेस का जो हम स्केड्यूल बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट नहीं बनाना, बिकॉज दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। यहाँ पे हमने मटेरियल परचेज बजट नहीं बनाना, बल्कि मर्चेंडाइज परचेज बजट बनाना है। ये मटेरियल परचेज बजट नहीं है, ये मर्चेंडाइज परचेज बजट बनेगा। तो मर्चेंडाइज परचेज बजट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, जो हमने उसने कहा जी कि जो मर्चेंडाइज परचेज बजट होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ये कॉस्ट में कैलकुलेट होगा। तो बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उन्होंने हमें दे दिया कि जो भी महीने की सेल होगी उसका 75% बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी कि 25% प्रॉफिट है, तो 100 में से अगर हम लोग 25 निकालें तो 75% उसका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनती है। तो हम हर महीने का 75% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तौर पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा इज इक्वल टू का साइन किया, इज इक्वल टू, मैं ये कहता हूं कि बेसिक डाटा में चला गया, यहां पे जो सेल्स है इसका मल्टीप्लाई बाय 75%, और इस सेल को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको जो है वो बार बार रिपीट कर सकूं अगले वाले कॉलम्स के अंदर। और इस तरीके से मेरे अगले वाले कॉलम में भी सेम फॉर्मूला कॉपी होगा, जिसमें सेल तो हर महीने की चेंज होती जाएंगी, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 75%, दैट विल रिमेन सेम। और जब मैं इन तमाम को प्लस करूंगा तो ये फिर मेरे पास जो है वो बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ द क्वार्टर आ जाएंगी इस तरीके से। और यहां पे फिर मैंने जब इसका कैलकुलेट करना है तो इसके लिए भी फिर मैं क्या करूंगा, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जुलाई की मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है, और जून में डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री होगी जुलाई की सीजीएस का कुछ परसेंटेज। तो इस लिहाज से मैंने यहाँ पे भी सीजीएस जुलाई की भी निकालनी है। तो इज इक्वल टू करूंगा, मैं यहाँ पे देखता हूं जी जुलाई की सेल्स को, ये जुलाई की सेल्स हैं, और मल्टीप्लाई करता हूं इसको उसी 75% के साथ, और इसको मैं जो है वो फिक्स कर देता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जुलाई की सेल्स आ जाएंगी, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएंगी। तो मैंने हर महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर ली, हर महीने की सेल्स की फिगर को 75% के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने ये कैलकुलेशंस कर ली। अब उसके बाद आ जी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री की पॉलिसी क्या है, तो ये कहता है जी कि 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सीजीएस वुड बी द एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री क्या होगी, अगले महीने की सीजीएस का 80%। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं इन तमाम फिगर्स को यहां से क्या कर लेता हूं, डिलीट कर देता हूं, मैं इक्वल टू का साइन दबाता हूं। मैंने क्या करना है, अगले महीने की सीजीएस ये है, मीन अप्रैल में क्या होगी, मई की जो सीजीएस है उसका मल्टीप्लाई बाय मुझे कितने परसेंट लेना है, इसका 80%। और ये जो 80% वाला सेल है इसको मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, ताकि ये चेंज ना हो। हाँ, ये वाली जो सीजीएस वाली फिगर है वो चेंज होती जाएगी, लेकिन जो 80% वाली फिगर है वो चेंज नहीं होगी। तो अब आप गौर करें कि इन इसी लिहाज से अब यहाँ पे 1,33,200 आ गया, क्योंकि इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको अगर आपने चेंज करना है, सही करना है, करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएं, इसके फॉर्मूला बार के ऊपर क्लिक करें, वहां पे आपका कर्सर आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला सेल जो है वो एक ब्लू लाइन के साथ जो है वो हाईलाइट हो गया है। इसको मैं क्या करूंगा, यहां से उठा के यहां से ब्लू लाइन के ऊपर कर्सर को लेके जाऊंगा और अगले वाले कॉलम में इसको कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये 28,800 आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, इज इक्वल टू करूंगा, इसका मल्टीप्लाई बाय 0.8% या जो भी 80% है, ये वाला जो है वो मैं क्या कर दूंगा, उसके ऊपर वहां पे रेफरेंस दे दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। तो इस तरीके से ये 28,800 आ गया। और यहाँ पे एंड क्वार्टर वाले कॉलम में मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस करते हुए ये समझाया था कि यहाँ पे आपने इन सब का टोटल नहीं करना,
एंडिंग के लिए आखिरी मंथ की आपने फिगर लेनी है और ओपनिंग की सूरत में पहले मंथ की आपने फिगर लेनी है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू करोगे और आखिरी मंथ की फिगर को रेफर कर दोगे। यहाँ पे जिसको मैंने ब्लू किया है ये फिगर आपकी बेसिकली यहाँ पे रेफर होगी। याद रखिए इसको टोटल नहीं करना बल्कि आखिरी महीने की फिगर को यहाँ पे रेफर करना है। और जब आप इन दोनों कॉलम्स को ऐड करोगे दोनों फिगर्स को, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल नीड आ जाएगी। इसी फॉर्मूला को आप लोग हर जगह पे कॉपी कर दोगे तो आपके पास जो है वो हर महीने की टोटल नीड आ जाएगी और इसी तरीके से क्वार्टर की भी टोटल नीड आ जाएगी। अब हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री इज बेसिकली गिवन इन योर क्वेश्चन, आपके सवाल में ये दे दी गई है। आप बेसिक डाटा पे चले जाते हैं और आप देखें यहाँ पे इन्वेंट्री की, बिगिनिंग इन्वेंट्री की फिगर जो कि मार्च 31 को थी, जो अप्रैल 1 को बिगिनिंग बन जाएगी। ये मार्च की जो एंडिंग होगी वो अप्रैल की बिगिनिंग होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये वाली फिगर को रेफर कर देंगे। जब हमने इसको रेफर किया तो ये 36,000 आ गया। फिर इसके साथ हमने इस वाली फिगर को कौन सा लेना है, जो पिछले महीने की क्लोजिंग होगी वो अगले महीने की ओपनिंग बन जाएगी, तो इसलिए हमने इसको इधर रेफर कर दिया और इसी तरीके से इधर भी रेफर कर दिया। और इसी लिहाज से हम लोग जब यहां पे लेके आएंगे तो इज इक्वल टू, चूंकि ये बिगिनिंग है, इन्वेंट्री है, तो इसलिए हम लोग जब क्वार्टर के कॉलम में लिखेंगे तो पहले वाले महीने की फिगर को यहाँ पे रेफर कर देंगे। और जब हम लोग रिक्वायर्ड परचेजेस की बात करते हैं तो चूंकि लेस हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस माइनस दिस फिगर करेंगे तो ये आ गया, आपके पास ये आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसके साथ माइनस का साइन लगा देते हो तो ये नेगेटिव फिगर आ जाएगी, और इसी लिहाज से इसके साथ भी आप माइनस का साइन लगा दोगे तो ये भी नेगेटिव फिगर आ जाएगी, और इसके लिहाज से इसके साथ भी माइनस का फिगर लगा दोगे तो नेगेटिव फिगर आ जाएगी। और जब आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिगर होगी तो फिर आप लोग माइनस नहीं करेंगे बल्कि आप दोनों को सम का फॉर्मूला लगा के सम कर देंगे, तो फिर भी आपका आंसर जो है वो वही वाला सेम आ जाएगा जिस तरीके से आपने पहले माइनस के फॉर्मूला को लगा के कैलकुलेट किया था। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर रिक्वायर्ड परचेजेस, कि आपके कितनी परचेजेस आपको करना पड़ेंगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड टोटल इन क्वार्टर। इस लिहाज से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें जो दूसरा टेबल बनाना है वो क्या है, कैश पेमेंट्स फॉर परचेजेस के लिए। तो हमने कहा जी कि पेमेंट्स जो हैं वो हम लोग ऐसे करते हैं कि 50% उसी महीने में कर देते हैं और 50% जो है वो उसका अगले महीने में करते हैं। तो हमने कहा जी कि जो उसी महीने में कर देते हैं वो हमने कहा जी इज इक्वल टू जो भी हमारे पास परचेजेस थी, ये 52,200 की थी, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो परसेंटेज है 50% जो हमने यहाँ पे टेबल में लिखी हुई है, दैट इज दिस। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, फिक्स कर देना है, क्योंकि मैंने ये वाला कॉलम बार बार रिपीट करना है अपने फॉर्मूले में, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया। और जब मैंने इसका टोटल किया तो ये मेरे पास जो है वो सम आ गया पूरे क्वार्टर के अंदर। फिर इसके बाद मैंने फॉलोइंग मंथ में करना है, यहां से मैं डिलीट कर देता हूं फिगर को। अब जो अप्रैल में कौन सी पेमेंट होगी, इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि जो मार्च के जो अकाउंट्स पेएबल थे वो अप्रैल में पे होंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू का साइन, और मैं अपनी बिगिनिंग बैलेंस शीट की फिगर्स के ऊपर चला जाता हूं। वहां पे अकाउंट्स पेएबल मुझे दिया गया 21,750, तो ये वाली फिगर मैं उधर रेफर कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास पहले महीने की क्या आ जाएंगी, जो है वो कलेक्शंस आ जाएंगी फ्रॉम मार्च सेल्स, जो भी कलेक्शन थी। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मैं कहता हूं कि इस महीने का 50% मुझे कब मिलेगा, अप्रैल का मई में मिलेगा। तो मैं मई में कलेक्शंस कर रहा हूं फ्रॉम अप्रैल सेल, तो मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा इसका 50% जो नेक्स्ट मंथ में मिलने वाली फिगर थी, ये मैंने 50% की अपने डाटा शीट के अंदर बनाया हुआ है इसको, और मैं इसको फिक्स कर देता हूँ F4 दबा के। तो इस लिहाज से ये मेरे पास जो है वो 26,100 आ गया। और जब मैंने इसको आगे कॉपी किया तो ये ऑटोमेटिकली ये 32,400 आ गया। ये 32,400 किसका है, ये वाली जो फिगर थी इस महीने की 64,800, उसका 50% 32,400 मिलेगा। और इसका जो 50% होगा, ये बेसिकली 42,300 का जो 50% होगा, ये मुझे आधा तो इधर मिल जाएगा और आधा मुझे अगले महीने में जुलाई में मिलेगा।
और जो जुलाई में मिलेगा वो मेरे अकाउंट्स पेएबल का एंडिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये एंडिंग बैलेंस कैसे आया है, इज इक्वल टू ये जो जून की सेल्स हैं उसका मल्टीप्लाई बाय वही वाली जो परसेंटेज मैंने यहाँ पे यूज किया 50%, उसी को ही मैंने यहाँ पे लिया। तो ये मेरे पास जून की सेल्स का 50% जुलाई में चूंकि मिलना है, तो इसलिए ये अकाउंट्स पेएबल हो जाएंगे फॉर द मंथ ऑफ एंड ऑफ मंथ ऑफ जून। जो जून के एंड के ऊपर हमारे अकाउंट्स पेएबल आएंगे वो हमारे 21,105 बनेंगे। ये वाली फिगर हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हुए यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। होप्स हो कि आप लोग जो है वो परचेजेस बजट बनाना और फिर उस परचेजेस बजट को यूज करके कैश पेमेंट्स फॉर परचेजेस का स्केड्यूल बनाना जो है वो सीख गए होंगे, और आप इसकी जो है वो इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते होंगे और आप इसको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, जब हमने ये दोनों स्केड्यूल्स बना लिए तो अब वो कह रहा है जी कि कंप्लीट द फॉलोइंग कैश बजट। जो कैश बजट है उसको आप कंप्लीट करें, उसको आप लोग बनाएं। कैश बजट बनाने के लिए हम लोग फिर दोबारा से अपनी शीट के ऊपर जाते हैं और मैंने यहाँ पे कैश बजट का एक फॉर्मेट जो है वो आपके सामने जो है वो बनाया हुआ है। शिलो कंपनी है, कैश बजट है और फॉर द क्वार्टर है, जिसमें अप्रैल मई जून 3 महीने हैं और टोटल क्वार्टर का कॉलम बना हुआ है। अच्छा, इसके लिए जो हम लोगों ने पीछे दो स्केड्यूल बनाए हैं, जैसे सेल्स कलेक्शन है और परचेजेस पेमेंट्स हैं, ये बेसिकली कैश बजट की वर्किंग्स हैं। जब तक हम लोग कैश बजट नहीं बना सकते, जब तक ये दोनों वर्किंग्स नहीं करेंगे, ये हम लोग नहीं बनाएंगे। तो इसलिए ये बेसिकली तो कैश बजट बनाने के लिए ही की जाती है, तो ये कैश बजट का ही हिस्सा होती हैं। आप इसको कैश बजट के साथ भी नीचे वर्किंग्स के तौर पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पहले अलहदा से बना ले स्केड्यूल्स के तौर पे, तो तभी भी आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। अब हम लोग कैश बजट बनाने के लिए उसका जो फॉर्मेट होता है वो मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को समझाया है, वो वही वाला होता है जिस तरीके से आप लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी कैश बजट बनाते हैं और इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी बनाते हैं। क्योंकि इसमें हमने कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करना होता है, वहां पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बिगिनिंग कैश बैलेंस लेना है। बिगिनिंग कैश बैलेंस आपको गिवन है आपके बेसिक डाटा में, और आपकी जो करंट एसेट्स की फिगर है उसके अंदर आपको दिया गया है, तो मैं इस सेल को उधर रेफर कर दूंगा। अब ये वाले जो सेल्स हैं ये बेसिकली अभी इसलिए आपको कंप्लीट नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है कि इनको मैं आपको समझाता जाऊंगा कि किस तरीके से ये मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, ताकि आपको आगे जो है वो फर्दर इसकी समझ आती जाए। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसका रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स है, तो चले मैं यहाँ पे अभी इसको जो है वो डिलीट कर देता हूं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको कर देता हूं। ये प्लस वाले कॉलम्स में रहने देता हूं और ये भी कर देता हूं, और इसी लिहाज से ये और ये वाली भी फिगर जो है वो मैं माइनस कर देता हूं, और यहाँ पे भी मैं इसको जो है वो माइनस कर देता हूं। ओके जी, अब मैंने इसको सारा जो है वो क्लियर कर दिया है। अब हम कहते हैं जी कि कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ पे अगर मैं इसको इनको भी कर दूं तो सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा। मैंने अभी कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स का टेबल बनाया था, इसमें मैंने ये कलेक्शंस कैलकुलेट की थी, तो मैं इस सेल का रेफरेंस दे दूंगा, और जब मैं इस सेल का रेफरेंस दूंगा और आगे भी इसी तरीके से रिपीट कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो टोटल क्वार्टर की भी कलेक्शंस आ जाएंगी फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये इस तरीके से मैंने तीनों फिगर्स दे दी। अब ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अभी इसलिए कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी मैंने इनको यहाँ पे डाटा पुट नहीं किया है। ओके, अब हम लोग पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैश डिस्बर्समेंट, अब जब मैं इन पहले वाली फिगर को और इस वाली फिगर को ऐड करूंगा तो टोटल मेरे पास कैश अवेलेबल आ जाएगा। तो आप याद रखिए, दूसरा और तीसरा कॉलम तभी बनेगा जब पहला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एंडिंग बैलेंस होगा वो इसका जो है वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा। जब ओपनिंग बैलेंस में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जब ये कंप्लीट होगा तो फिर ये वाला कॉलम कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग पहले कॉलम के फोकस करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, फॉर इन्वेंट्री परचेजेस, इसकी भी कैलकुलेशन चूंकि मैंने की है अभी,
और मैंने ये इसको टेबल में कैलकुलेट किया है 47,850, 58,500 एंड 53,500। तो मैं इन कॉलम्स का रेफरेंस दे देता हूं अपने परचेजेस फॉर पेमेंट्स फॉर परचेजेस के आगे, और ये मैंने लिख दिया और टोटल इनकी आ गई, और इनके कॉलम्स का टोटल जो है वो मैंने सब का टोटल कर लिया हुआ है, तो ये इनका जो है वो टोटल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बिगिनिंग बैलेंस वाले में आपने क्या करना है, इक्वल टू बिगिनिंग बैलेंस लिखना है, यहाँ पे जो आपका पहले वाला है, जो पहले वाली आपका जो जो महीने का बैलेंस होगा, बैलेंस के कॉलम में, टोटल के कॉलम में आपने वो वाली फिगर रेफर करनी है, बाकी फिगर्स को आप टोटल करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों का जो टोटल है वो क्या आता है, तो यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा देंगे, तो ये 2,14,000 की टोटल कैश अवेलेबल आ जाएगा एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। उसके बाद परचेजेस आ गई, फिर हमने कहा जी एक्सपेंसेस कितने हैं। अब चूंकि एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें सीधे बिल्कुल भी नहीं दिए गए, या तो मैं एक्सपेंसेस का बजट बनाऊंगा। अब चूंकि मैंने बजट नहीं बनाया तो इसलिए मैंने एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मैंने कर ली है। अब मैंने यहाँ पे हर महीने की सेल्स का 12% जो है वो क्या कर लिया है, कमीशन कैलकुलेट कर लिया है। तो ये मैंने कैसे किया है, इज इक्वल टू, मैं बेसिक डाटा पे चला जाता हूं, अप्रैल की सेल मल्टीप्लाई बाय, अप्रैल की सेल लेनी है क्योंकि मैं अप्रैल मई जून को कंसीडर कर रहा हूं। अप्रैल की सेल्स का 12%, और 12% को मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, क्योंकि मुझे हर जगह पे यही फिगर रिपीट करना है। और इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हर एक कॉलम का आ जाएगा, और जब मैं इसका प्लस करूंगा सारे कॉलम रो को, तो ये मेरे पास टोटल क्वार्टर की आ जाएगी एक्सपेंसेस की फिगर। अब रेंट जो है वो 25,000 क्या है, हर एक 2500 हर एक महीने में है, तो मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, यहाँ पे मैंने ये वाला रेंट की फिगर दबाई, और चूंकि मैंने हर कॉलम में इसी को ही रिपीट करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, और उसके साथ जब इसको कॉपी करूंगा तो ऑटोमेटिकली हर जगह पे ये क्या वो आ जाएगी। और जब मैं इसको ड्रैग डाउन करके टोटल कर लूंगा, मीन यही टोटल वाला फॉर्मूला इधर भी लगाऊंगा तो ये 7500 आ जाएगा। फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस का 6% जो है वो क्या आता है जी, हमारे पास अदर एक्सपेंसेस आते हैं, सेल्स का 6%। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कमीशन की कैलकुलेशन की है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इनकी भी कैलकुलेशन कर लूंगा। बेसिक डाटा के ऊपर जाऊंगा, सेल्स के कॉलम को रेफर करूंगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो मैंने परसेंटेज दी हुई है 6%, इसको लूंगा, और इस वाले सेल को क्या कर दूंगा, मैं फिक्स कर दूंगा, और ये 3600 जो है वो आगे मैं फॉर्मूला को रिपीट कर दूंगा, तो इसके मुताबिक हर एक महीने की जो सेल होगी उसके साथ 6% मल्टीप्लाई करके फिगर निकल आएगी, और इन सब को जब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करूंगा तो इन सब का टोटल आ जाएगा। अब मैं इन सब कॉलम्स का टोटल कर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, हर एक महीने के टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और इन एक्सपेंसेस को मैं क्या कर दूंगा, इस जगह के ऊपर रेफर कर दूंगा जहां पे मैंने ये टोटल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट्स लिखनी है। तो ये मैंने यहाँ पे 13,300 लिख दिया। फिर उसके बाद जो है वो इसी वाले कॉलम को मैं आगे रिपीट करूंगा, तो यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में इन सब का टोटल कर लूंगा, सम कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इन सब का सम करूंगा तो ये वाली फिगर मेरे पास आ जाएगी। अब इसके बाद है जी फॉर इक्विपमेंट, हमें बताया गया है कि इक्विपमेंट परचेज करेंगे 1500 का अप्रैल के अंदर। सो अप्रैल के महीने में हम लोग जो है वो 1500 की पेमेंट करेंगे फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। तो हम लोग यहाँ पे 1500 जो है इज इक्वल टू अप्रैल के महीने में बेसिक डाटा से इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, और इसी का ही सेम मैं टोटल वाला फॉर्मूला इधर लगा देता हूं तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इन सब को टोटल करूंगा तो टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। जब मैंने इन तमाम तीनों फिगर्स को प्लस किया तो ये टोटल डिस्पर्समेंट्स या टोटल पेमेंट्स आ गई, और इसी तरीके से इस पूरे जो है वो क्वार्टर की भी टोटल पेमेंट्स जो है वो मेरे पास इकट्ठी हो गई। ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, टोटल कैश अवेलेबल में से जो टोटल डिस्पर्समेंट्स हैं, पेमेंट्स हैं, वो मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा दैट इज एक्सेस कैश और डेफिशिएंसी ऑफ कैश। तो मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूं, टोटल अवेलेबल कैश माइनस टोटल पेमेंट्स। तो ये मैंने जब किया तो ये मेरे पास जो आ गया, अगर तो ये पॉजिटिव फिगर है तो ये एक्सेस है,
अगर ये नेगेटिव फिगर ब्रैकेट में आ रही है तो ये फिर डेफिशिएंसी है। मैंने इसी सेम फार्मूला को सब जगहों पे कॉपी किया, तो इस लिहाज से मेरे पास पहले महीने में 1350 एक्सेस कैश बचता है, दूसरे महीने मेरे पास डेफिशिएंसी हो जाती है, तीसरे महीने में, अब ये दूसरे महीने का इसलिए फिगर दुरुस्त नहीं है क्योंकि अभी मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे एंटर नहीं किया है। जब तक पहला कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हम दूसरा कॉलम नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग पहले कॉलम को फोकस करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास एक्सेस कैश आ गया 1350 का। फिर उसके बाद हम लोग बोरिंग्स की बात कर लेते हैं। अब हमने बोरिंग्स निकालने के लिए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ये मैंने कैलकुलेशन लिखी हुई है कि कितनी हमें बोरिंग्स करना पड़ेंगी। उसके लिए सबसे पहले है कि हमने डिजायर्ड एंडिंग कैश बैलेंस हमें कितना चाहिए। तो हमने कहा जी कि हमारे बेसिक डाटा में हमें दिया गया है कि डिजायर्ड एंडिंग बैलेंस 4000 चाहिए, पहले महीने में भी, फिर दूसरे महीने में, तीसरे में भी और चौथे में भी। सब जगहों के ऊपर जो है वो हमें 4000 चाहिए। अब आप देखें गौर से, क्या अगले वाले कॉलम्स में 0 हो गया है, क्योंकि मैंने इस वाले फॉर्मूले में इस सेल को फिक्स नहीं किया था। अब मैंने फिक्स कर दिया। अब जब मैं फिक्स करके फिर इसको रिपीट करूंगा तो अब ये मेरे पास हर महीने में सेम जो है वो 4000 का क्या आ गया है, बैलेंस आ गया। मुझे हर महीने में 4000 का बैलेंस चाहिए। अब उसके बाद मेरे पास जो एक्सेस कैश है उसको मैं जो है वो आप समझ लो कि जो डेफिशिएंसी होगी उसको मैं ऐड करूंगा और एक्सेस कैश जो होगा उसको मैं लेस कर दूंगा। लेस मुझे करना है एक्सेस कैश और ऐड मुझे करना है डेफिशिएंसी। अब आप यहां पे देखें, यहां पे एक्सेस कैश आ गया है। एक्सेस कैश को मैं लेस करूंगा, माइनस करूंगा। मीन ये मैं इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे इसको माइनस करना है। और ये वाली मैं फॉर्मेट को इधर कॉपी कर लेता हूं। अब मुझे इसको एक्सेस कैश को लेस करना है। जब मैंने इन दोनों कॉलम्स को नेट ऑफ किया, मीन दोनों को मैंने ऑटो सम किया, तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा कि इन दोनों का रिजल्ट क्या है। और अब मुझे क्या है, मैं समझाता हूं कि मुझे डिजायर्ड एंडिंग बैलेंस है 4000 का। उसमें मुझे जो मेरे पास एक्सेस था उसको मैंने लेस कर देना है। तो फिर मेरे पास जो है वो आ जाएगा कि अब मुझे कितना बारो करना पड़ेगा। जो मेरे पास ऑलरेडी है वो तो मेरा है। अब मुझे डिजायर्ड पहुंचने तक और कितना बारो करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 4000 चाहिए और मेरे पास अभी पड़ा हुआ है 1350। तो मुझे 4000 पूरा करने के लिए और कितना बारो करना पड़ेगा, तो वो मैं 2650 कैसे कैलकुलेट करूंगा। 4000 में से जो एक्सेस है उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 2650 आ जाएगा। अब ये जो 2650 है ये बेसिकली क्या है कि ये मेरे पास जो मुझे नीड है कैश की, लेकिन मैं ये बारो नहीं कर सकता हूं 650 में। मैं अगर बारो कर सकता हूं या तो 2000 कर सकता हूं या 3000 कर सकता हूं या 4000 कर सकता हूं, मीन थाउजेंड्स के मल्टीपल्स में। तो इस लिहाज से मैंने जब अपना बारोइंग्स की बात की तो फिर मैंने देखा कि ये 2000 करूंगा तो 4000 से शॉर्ट हो जाएगा। जब मैं 3000 करूंगा तो 4000 से अबव हो जाएगा। तो मेरे पास तो मिनिमम बैलेंस की उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है 4000 की, इससे ज्यादा हो सकता है। इसलिए ज्यादा करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ज्यादा बारो करूंगा। तो यहां पे मैं 1000 को 3 दफा बारो कर लूंगा, मीन 3 टाइम्स। तो मैंने इज इक्वल टू का साइन दबाया। जो मेरे पास मिनिमम लॉट थी बारोइंग की 1000 मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा 3, क्योंकि मुझे 3 के मल्टीपल में चाहिए। और मैं इस कॉलम को, इस वाले सेल को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास 3000 आ जाएगा। तो अब इसके बाद अब मैं कहता हूं जी नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा। अब जब मैंने ये 3000 की बोरिंग्स जो हैं वो की हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला सेल रेफर कर दूंगा कि ये मेरे पास 3000 की बोरिंग्स आ गई हैं। पेमेंट्स मैंने इस साल में, इस महीने में कोई नहीं की हैं, ये 0 हैं। और इंटरेस्ट भी मैंने इधर कोई पे नहीं किया है। तो मेरे पास टोटल फाइनेंसिंग भी 3000 की आ गई है। और मेरे पास 1350 एक्सेस कैश था और 3000 मैंने क्या किया है, बारो किया है। तो मेरे पास अब टोटल कैश जो बन गया है वो है 4350। ये मेरा एंडिंग कैश बैलेंस है।
अब इस एंडिंग कैश बैलेंस को मैं अगले कॉलम में क्या कर दूंगा, रेफर कर दूंगा, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, अब अगला कॉलम भी कंप्लीट होने की तरफ चला जाएगा। तो होप सो कि आप लोग ये तमाम कैलकुलेशन जो है वो समझ गए हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट मंथ की जो है वो कैश बजट के ऊपर देख लेते हैं। हमने कहा जी ये जो एंडिंग बैलेंस था इसको हमने रेफर कर दिया ओपनिंग बैलेंस की मई के अंदर, और इसमें हमने टोटल कलेक्शंस जो थी वो इतनी की थी। जब हमने इसको इसके साथ प्लस किया तो ये 71,550 जो है वो हमारे पास टोटल कैश अवेलेबल आ गया। हमने जो पेमेंट्स की थी वो हमने नोट कर ली हुई थी, इसके अंदर 58,500 की हमने परचेजेस की पेमेंट की थी, 15,460 की हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो एक्सपेंसेस की पेमेंट्स की थी, जो हमने नीचे कैलकुलेट किए थे हर महीने के, ये मैंने आपको जो नीचे समझाया था। और फिर उसके बाद जो हम लोगों ने इस महीने में इक्विपमेंट की कोई परचेजिंग नहीं की है, तो टोटल हमारे पास जो पेमेंट्स आई वो आ गई हैं 73,960 का, और 71,550 का आपके पास कैश अवेलेबल था। 73,960 की आपने पेमेंट करना है। तो जब आप लोगों ने इसको नेट ऑफ किया तो आपके पास इस दफा कैश की डेफिशिएंसी हो गई, मीन 2,410 का कैश आपके पास डेफिसिट आ गया। अब ये डेफिसिट को पूरा भी करना है और प्लस 4,000 भी अपने पास मिनिमम कैश बैलेंस रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो टोटल चाहिए है वो कितना चाहिए है। तो हमने कहा जी मिनिमम तो हमारे पास होना ही है, चाहिए 4,000, और जो हमारे पास डेफिशिएंसी थी वो 2,410 की थी, वो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगी। या ये जो नेगेटिव फिगर थी इसको मैं क्या करूंगा, माइनस का साइन लगा के इसको पॉजिटिव बना दूंगा। ये इज इक्वल टू ये वाली जो डेफिशिएंसी थी इसके साथ मैं जब माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फिगर हो जाएगी। क्योंकि अब इसकी लॉजिक क्या है, मुझे इस वक्त डेफिशिएंसी है कैश की, मेरे पास शॉर्ट है कैश 2,410 का, और मुझे मिनिमम बैलेंस रखना है 4,000 का। तो इसलिए अब मुझे टोटल कितना कैश चाहिए, 2,410 जो वो पूरा करना है वो भी, और प्लस 4,000 भी रखना है। तो मुझे टोटल कैश चाहिए 6,410 का। तो अगर आप लोग कॉमन सेंस से भी काम लेंगे तो भी आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो बड़ा इजीली कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग इसको ऐड प्लस का रट्टा लगाएं, वो ना करें। आप क्या करें, कॉमन सेंस से देखें कि भाई इतनी मेरे पास ऑलरेडी डेफिशिएंसी है और इतना मैंने कम से कम अपने पास कैश मौजूद भी रखना है। तो इसका मतलब है एक तो मुझे ये भी पे करना पड़ेगा, प्लस मुझे इतना अपने पास लाना भी पड़ेगा। तो फिर मुझे टोटल कितना चाहिए है, तो ये बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मुझे 6,410 का कैश चाहिए। अब मैं 6,000 या तो कर सकता हूं बारो, लेकिन 6,410 बारो नहीं कर सकता, मैं इससे ऊपर बारो कर सकता हूं, ना तो 6,500 कर सकता हूं, ना 6,600 कर सकता हूं, मैं एग्जैक्टली 1,000 का मल्टीपल कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे 7,000 जो है वो क्या करना पड़ेगा, बारो करना पड़ेगा। तो मैं सेम सेल को आगे जब रिपीट करूंगा तो यहाँ पे 3,000 आ गया, तो यहाँ पे 3 की बजाय मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास 7,000 की फिगर आ जाएगी। मुझे 6,000 प्लस चाहिए है, तो मैं 7,000 इसका जो है वो बारो कर लूंगा। ओके, अब ये जो 7,000 है ये मैं इधर रेफर कर दूंगा, इज इक्वल टू इस वाले कॉलम के अंदर। तो ये मेरे पास जो है वो इस महीने की बोरोइंग आ गई, और इसके मुताबिक मेरे पास टोटल फाइनेंसिंग मैंने इस महीने में, क्योंकि मेरे पास पहले ही शॉर्ट है कैश, मैं पे कुछ भी नहीं करूंगा, तो इसलिए मेरे पास 7,000 की टोटल फाइनेंसिंग होगी, और मेरे पास एंडिंग कैश बैलेंस बचेगा 4,590, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, मीन 4,000 प्लस है। अब ये वाला जो बैलेंस है ये हम तीसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। जब जो दूसरे महीने का एंडिंग होगा वो तीसरे महीने का ओपनिंग बन जाएगा। अब इसमें जो टोटल कलेक्शंस थी, जो हमने कलेक्शन स्केड्यूल से लेके आए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे रेफर कर दी थी। जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 87,390 टोटल कैश अवेलेबल। और इसमें से जो हमने इन्वेंट्री की परचेजेस के ऊपर खर्च किया था, और फिर हम लोगों ने एक्सपेंसेस पे करने के लिए खर्च किया था, और इक्विपमेंट चूंकि हमने इस महीने में कोई नहीं खरीदा, तो टोटल पेमेंट्स आ गई थी हमारे पास इतनी 72,250। जब मैंने टोटल कैश अवेलेबल में से पेमेंट्स को निकाला तो मेरे पास टोटल कैश एक्सेस हो गया 15,140।
15,140 का कैश मेरे पास क्या है, अवेलेबल है, इस वक्त एक्सेस है। अब मैं ये देखता हूं कि अगर मेरे पास कैश अवेलेबल है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, अपना लोन पे कर सकता हूं। अब लोन पे करने के लिए अब मैं यहाँ पे देखूं, मुझे कम से कम 4,000 बैलेंस चाहिए। अगर मैं इसमें से 10,000 अपना लोन पे भी कर दूं, कितना लोन है मेरे पास, पहले महीने था 3,000, दूसरे महीने कितना था 3,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 10,000। तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू ये कैसे कैलकुलेट किया है, इज इक्वल टू पिछले महीने का प्लस बैलेंस प्लस इस महीने का एडिशनल इज इक्वल टू 10,000 आ गया। और अगले महीने में भी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट महीने में भी मेरे पास कितना होगा 10,000, और इसी तरीके से क्वार्टर में भी जो है वो। अब मेरे पास इस महीने में कितना पेएबल कैश था या कितना लोन पेएबल था, दैट वाज 10,000। और ये वाला मैं चूंकि पे कर दूंगा, मीन मेरे पास 15,140 का कैश अवेलेबल है, 10,000 इसमें से मैं पे करूंगा तो बाकी मेरे पास 5,000 बच जाएगा, और 5,000 में से मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा तो फिर भी मेरे पास जो है वो एक्सेस जो है वो 4,000 से ज्यादा ही बचेगा। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं कि मिनिमम कैश बैलेंस मेरे पास 4,000 है, और इसमें से मेरे पास जो एक्सेस कैश है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो मेरे पास नेगेटिव फिगर आ जाएगी, मैं इसको जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। और जब मैंने इन दोनों को जो है वो आप समझ लें कि प्लस किया है, तो ये मेरे पास 11,140 की अमाउंट बचती है। और 11,140 में से अगर मैं 10,000 की ये पेमेंट कर भी देता हूं तो फिर भी मेरे पास जो है वो 1,140 बचता है, और उसमें से मैं इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर सकता हूं। तो इसलिए मेरे पास ये फिजिबल है कि मैं इस महीने में अपना जो है वो इस क्वार्टर के अंदर जो है वो अपना लोन पे कर सकता हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो उसने कहा है वो यही कहा है कि अगर उसके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो वो अपना लोन पे कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई बारो नहीं किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन हमने पेमेंट की है, और पेमेंट हमने की है कितनी जी, 10,000 की। तो 10,000 हम लोगों ने पेमेंट किया, चूंकि मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है कि ताकि यहाँ पे जो है वो ये फिगर जो है वो माइनस शो हो, और ये मैं इसको रेफर कर देता हूं ये वाली फिगर के साथ। तो मैं -10,000 इसका जो लोन होगा दैट इज पेड, और फिर इसमें से हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि जो हम लोगों ने पहले महीने में लोन लिया था ये हमने 3 महीने यूज किया था, ये जो 3,000 का लोन था ये हमने 3 महीने यूज किया था। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, दिस इज लोन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 1%, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स हमने इसको यूज किया था, इसलिए 3,000 का 1% 3 महीने के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो है वो इसकी अमाउंट आ जाती है 90। लेकिन अब ये जो महीने ये जो 7,000 है, ये जो बेसिकली फिगर है ये हमने इस महीने की जो फिगर थी उसका 1% लिया 3 मंथ्स के लिए। लेकिन ये जो 7,000 की फिगर है ये बेसिकली हमने 3 महीने इस्तेमाल नहीं की है, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने इसका इस्तेमाल किया है। तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसको, मीन 7,000 मल्टीप्लाई बाय 1% जो हमने बेसिक डाटा में से लिया, और मल्टीप्लाई बाय हम लोग इसको करेंगे 2 मंथ्स के साथ। तो इस तरीके से ये इस अमाउंट के ऊपर 90 टैक्स आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, और इस अमाउंट के ऊपर 140 का इंटरेस्ट आ जाएगा। जब हमने इन दोनों को सम अप किया तो हमारे पास जो है वो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी दैट इज 230, और ये वाली फिगर जो है वो मैं इक्वल टू माइनस साइन के साथ उधर रेफर कर दूंगा, तो ये मेरे पास टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। तो इस महीने में हमारे पास जो टोटल फाइनेंसिंग होगी वो नेगेटिव आ जाएगी 10,230 की। और जब मेरे पास एक्सेस कैश में से मैंने नेगेटिव फाइनेंसिंग को माइनस किया, नेट ऑफ किया, तो मेरे पास 4,910 का मेरे पास जो है वो एंडिंग बैलेंस जो है वो बच गया एट द एंड ऑफ द जून जो एंड ऑफ द मंथ ऑफ जून। और इसको जो वो मैंने इसी तरीके से सारे कॉलम्स को प्लस कर लिया, ये इसी तरीके से सम कर लिया मैंने इस कॉलम का सबका, और सेम इसी तरीके से मैंने सबका कॉलम्स का प्लस कर लिया, और यही वाले सेम जो है वो फॉर्मेट मैंने इधर कॉपी कर लिया। और इसी लिहाज से मैंने इन सब को जब मैंने नेट ऑफ किया, अब आप जरा गौर करें, इन सब का जब मैंने नेट ऑफ किया
तो मेरे पास वही 230 जो है वो माइनस फिगर आ गई, 10,000 कैंसिल हो गई, और उसके साथ ही वो वाली जो फिगर है वो भी क्या आ जाएगी, 230 जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। और जब मैंने 5,140 में से 230 निकाला तो ये आ जाएगा जी 4,910 का ये एंडिंग बैलेंस बचेगा, जो कि मेरे पास एंडिंग क्वार्टर के अंदर भी, एंडिंग मंथ के अंदर भी, लास्ट मंथ के अंदर भी यही वाला जो है वो बैलेंस नजर आ रहा है। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर कैश बजट बाय यूजिंग MS एक्सेल एंड आपकी ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से आप कैश बजट अगर बनाते हो और उसके लिए अगर बेसिक डाटा आपको गिवन है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होप्स हो कि आप लोग जो कैश बजट बनाना जो है वो अच्छे तरीके से समझ के होंगे।